बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा रहता था, पर वह लड़कियों से बहुत नफरत करता था। उसे लड़कियां फूटी आग भी नहीं भाती थी। एक दिन उसकी रानी गर्भवती हुई। यह सुनकर राजा तो बहुत खुश हुआ, पर उसने अपनी रानी से बोला, अगर तुम्हें लड़का हुआ तो मैं बहुत खुश होऊंगा, पर अगर लड़की हुई तो उसे जिंदा ही दफना देना। और अगर तुमने उस लड़की को रखा तो मैं उस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा दफना दूंगा। यह सुनकर तो रानी बहुत डर गई। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और रानी के प्रसव का समय भी निकट आ गया। लेकिन प्रसव का समय आने से पहले ही राजा को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। पर जाने से पहले उसने अपनी रानी से फिर से बोला, अगर लड़का हुआ तभी उसे रखना, और अगर लड़की हुई तो उसे जिंदा दफना देना। यह बात बोलकर राजा चला गया। कुछ दिन बाद रानी के प्रसव का समय आ गया और रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। रानी उस कन्या को देखकर तो बहुत घबरा गई कि राजा ने कहा था अगर लड़की हुई तो उसे दफना देना। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपने पुत्री को दफनाना नहीं चाहती। तभी रानी का प्रसव जिसने करवाया था उसे दासी ने कहा, महारानी आप चिंता मत करिए, मैं लोगों को दिखाने के लिए इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन मैं इसे दफनाऊंगी नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। बस आप इसकी जरूरत का सामान मेरे घर भिजवाते रहना। रानी को यह बात ठीक लगी और उसने दासी को बहुत सारे धन दौलत दिए और दासी उस बच्ची को लेकर वहां से चली गई। सारे गांव वालों को यही लगा कि दाई ने उस बच्चे को दफना दिया है, पर वह तो उसे अपने घर ले गई और अपनी बेटी की तरह पालने लगी। जब राजा वापस लौटे और उन्हें इस बात का पता लगा तो राजा बहुत खुश हुए कि उस लड़की को दफना दिया गया है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और रानी फिर से गर्भवती हुई। इस पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह सुनकर राजा तो बहुत खुश हुए। उसने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बांटी। यह सब देखकर रानी को अपनी बेटी की याद आ रही थी कि अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो वह कितनी खुश होती अपने भाई को देखकर। रानी अपनी बेटी से मिलने कभी कभी चले जाती थी और वह उसे देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि रानी की बेटी बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की जवान होने लगी। इधर उसका भाई भी बड़ा होने लगा। दोनों के बीच साल भर का ही अंतर था। एक दिन रानी राजा से बोली, महाराज हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, हम अपने बेटे का विवाह अपनी पसंद की लड़की के साथ करवाएंगे। एक दिन राजा नगर से जा रहे थे और उसकी बेटी भी दाई के साथ सामने से आ रही थी और राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ गई, क्योंकि वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। फिर वह अपने महल लौटता है और रानी से बोलता है, आज मैंने बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और मैं उसी के साथ अपने बेटे का विवाह कराऊंगा। रानी ने पूछा, आपने वह लड़की कहाँ देखी और वह कौन है? तब राजा ने बोला, जो हमारी दाई है उसी के घर पे रहती है। तब रानी समझ गई, वह और कोई नहीं हमारी ही बेटी है और राजा अपनी ही बेटी का विवाह अपने बेटे के साथ करवाना चाहते हैं। रानी यह सुनकर घबरा गई, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। राजा ने विवाह का प्रस्ताव उस दाई के घर भिजवा दिया और जब दाई को इस बात का पता लगा कि वह इसी के भाई के साथ इसका विवाह करवाना चाहते हैं, तो दाई ने इनकार कर दिया और बोली, आज के बाद मेरे घर में कोई रिश्ता लेकर मत आना, क्योंकि राजा और हमारा कोई मेल ही नहीं है। राजा को जब यह पता लगा कि दाई ने इनकार कर दिया है, तो उसने उस दाई को अपने महल में बुलवाया और खूब मार पड़वाई। उस दाई को इतनी मार पड़ी कि वह बेसुध हो गई और उसने गुस्से में आकर राजा को वह सत्य बता दिया जो उसे नहीं बताना चाहिए था। उसने बोला, तुझे पता है मूर्ख, तू जिस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करना चाहता है वह कौन है?
वह और कोई नहीं, तेरी ही बेटी है, जिससे तू अपने बेटे का विवाह करना चाहता है। कहीं तूने भाई बहन का विवाह होते देखा है? राजा ने जब यह हकीकत जानी तो बहुत डर गया कि मैं यह क्या अनर्थ करने जा रहा था, पर वह गुस्से में भी बहुत था। उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि जा, अपनी बहन को जंगल में ले जा और वहां जाकर कहीं मार देना और सबूत के लिए उसकी आंखें और खून ले आना, जिससे मुझे यह यकीन हो जाए कि वह मर चुकी है। राजकुमार ने पहली बार अपनी बहन को देखा था। उसे देखकर उसका मन ना हुआ कि वह उसे मार दे। वह अपनी बहन से गले लगा और खूब रोया। फिर वह उसे जंगल में ले गया और उससे सारी बात बताई। बहन, तू यहाँ से अभी भाग जा, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगा। पर उसकी बहन ने बोला, नहीं भैया, आप मुझे मार डालो, मेरी आंखें और खून ले जाकर पिताजी को दिखा देना, वरना वह तुम्हें भी मार देंगे। राजकुमार ने अपनी बहन को बहुत समझाया। आखिरकार उसकी बहन मान गई। उसके बाद उसके भाई ने एक हिरन का शिकार किया। उसकी आंखें निकालकर और थोड़ा खून लेकर अपने पिताजी के पास चला गया और उसे आंखें और खून दिखाई। फिर राजा को भी यह विश्वास हो गया कि वह लड़की सचमुच मर चुकी है। फिर रानी ने अपने बेटे से पूछा, क्या सच में तूने अपनी बहन को मार दिया? तब उसके बेटे ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने तो उसे भगा दिया है और पिताजी को यकीन दिलाने के लिए मैंने एक हिरन का शिकार किया और उसकी आंखें और खून लाकर पिताजी को दिखा दी। उधर वह लड़की जंगल में रहने लगी, फल फूल तोड़कर खाने लगी। बेचारी कभी पेड़ पर चढ़कर बैठी रहती, कभी झाड़ियों में सोती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तो उसके कपड़े भी फटने लगे थे। एक दिन एक राजा जा रहा था। थकान के कारण वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इस पेड़ पर ही वह लड़की भी बैठी हुई थी। अब तो उसके शरीर के कपड़े भी फट चुके थे। उसने कुछ पत्ते तोड़कर अपने शरीर पर बांध लिए। राजकुमार उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। लेटे लेटे उसे वह पेड़ पर लड़की दिखाई दी। तब राजा ने बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तब वह लड़की बोली, राजकुमार, मैं पास ही के राज्य के राजा की लड़की हूँ, पर मेरे शरीर पर अभी कोई कपड़े नहीं हैं। अगर आपके पास कोई चादर हो तो आप ऊपर फेंक दे, मैं उसे लपेट कर नीचे आ जाऊंगी। फिर राजा ने एक चादर ऊपर फेंक दी और लड़की उसे लपेट कर नीचे आ गई। राजकुमार ने जब उसे देखा तो वह देखता ही रह गया और उसने बोला, क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलोगी, मेरे साथ विवाह करोगी? लड़की बेसहारा थी और जंगल में ही भटक रही थी, इसलिए वह राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। राजकुमार उस लड़की को अपने साथ अपने राज्य ले गए और उसके साथ विवाह कर लिया। फिर वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक साल के बाद रानी ने बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तब राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई थी? लेकिन रानी ने बात टाल दी और राजा फिर से वह बात भूल गए। कुछ साल बाद रानी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। राजा ने फिर से वह सवाल पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई थी? लेकिन रानी ने उस वक्त भी कोई जवाब नहीं दिया। टालते टालते तीसरा बेटा भी हो गया। अब तो मैं रानी की सच्चाई जानकर ही रहूँगा। राजा ने रानी पर बहुत दबाव डाला कि वह सच्चाई बता दे और आखिरकार रानी को सच्चाई बतानी ही पड़ी। रानी की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इसमें इसकी क्या गलती थी जो तुमने इसके साथ ऐसा किया। रानी तो बहुत घबरा गई और बोली, महाराज, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे अपने पिता के घर नहीं जाना। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर लेकर ही जाऊंगा। रानी बहुत डर गई थी कि मेरे पिताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
जाने का समय भी तय हो गया, पर राजा को उस समय कुछ जरूरी काम आ गया। राजा ने रानी के साथ राजमंत्री, राजगुरु और अपने विश्वसनीय मित्र को भेज दिया और बोला, मैं चौथे पड़ाव पर तुझसे आकर मिलूंगा और साथ ही तुम्हारे पिता से मिलने चलूंगा। रानी डरते डरते अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब पहला पड़ाव आया तो सैनिकों ने तंबू लगवाया। रानी के तंबू के पास एक और तंबू लगवाया गया। तब रानी ने सैनिकों से पूछा, यह तंबू किसके लिए लगाया गया है? तब सैनिकों ने बोला, यह मंत्री जी का तंबू है। यह सुनकर तो रानी को गुस्सा आया और वह मंत्री के पास गई और बोली, आपकी इतनी हिम्मत, आपने हमारे तंबू के पास अपना तंबू लगाया। महारानी, महाराज ने आपकी देखभाल के लिए हमें भेजा है, इसीलिए हमें आपके पास ही तंबू लगवाना पड़ा। रानी कुछ ना बोली और अपने तंबू में चली गई। पता नहीं क्यों रानी को सुबह से ही राजमंत्री पर कुछ शक हो रहा था। जब आधी रात हुई तो वह राजमंत्री रानी के तंबू में आ गया। रानी तो मंत्री को देखकर घबरा गई और बोली, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे तंबू में घुस आया। मंत्री को रानी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बुरी नीयत के साथ तंबू में आ गया था और रानी के साथ कुछ दुष्कर्म करना चाहता था। रानी ने अपने बड़े बेटे को आगे किया और बोला, मंत्री, तुम्हें इसकी सौगंध, अगर तुम मेरे नजदीक आए तो। पर मंत्री ने एक न सुनी। उसके सर पर तो हैवानियत सवार थी। उसने तलवार निकाली और उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। रानी तो डर गई और वह समझ गई कि यह मंत्री आज मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर रानी ने दिमाग चलाया और बोला, देखो मंत्री, मैं एक पवित्र स्त्री हूँ और मैंने मंगलसूत्र पहना है। मैं अगर इसे बाहर फेंक दूँ तो तुम उसके बाद जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मंत्री ने रानी को मंगलसूत्र फेंकने की इजाजत दे दी और रानी बाहर निकल गई और भागते भागते जंगल जा पहुंची। झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गई। उधर मंत्री रानी का इंतजार करता रहा, पर रानी वापस नहीं लौटी। मंत्री को बहुत गुस्सा आया और वह रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर वह रानी उसे कहीं ना मिली। फिर मंत्री उस तंबू में लौट आया और रानी के बेटे की लाश को कहीं गाड़ दिया। फिर अपने तंबू में जाकर सो गया। इधर सुबह होने वाली थी और रानी भी अपने तंबू में वापस आ गई और वहां अपने बेटे की लाश ना पाकर रोने लगी। सुबह होते ही वह सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगी। दूसरा पड़ाव आया तो तंबू फिर से लगवाया गया। रानी के तंबू के पास अब राजगुरु का तंबू लगवाया गया। रानी समझ गई कि आज की रात भी काली होने वाली है। वह रात को सोई नहीं और चुपचाप अपने तंबू में बैठ गई। जब आधी रात हुई तो राजगुरु भी रानी के तंबू में जा पहुंचा। राजगुरु को देखते ही रानी खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम राजगुरु होते हुए भी मेरे तंबू में आ गए और मेरे साथ कुकर्म करना चाहते हो। पर राजगुरु के सर पर भी हैवानियत सवार थी। वह सिर्फ रानी को एकटक निहारे जा रहा था। तब रानी ने अपने दूसरे बेटे को राजगुरु के सामने खड़ा कर दिया और आज राजगुरु ने भी वही किया। उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। रानी अपने दूसरे बेटे को भी खोकर तड़प गई, पर रानी को अपनी इज्जत भी बचानी थी। रानी ने फिर से वही कहा, मैं एक पवित्र स्त्री हूँ और मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है और मैंने मंगलसूत्र धारण किया है। अगर मैं ऐसे उतार दूँ तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, पर जब तक यह मंगलसूत्र मेरे गले पर है तब तक मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। राजगुरु ने मंगलसूत्र उतारने की इजाज़त दे दी और रानी वहाँ से भी भाग गई। रानी भागते भागते बहुत दूर निकल गई थी और पूरी तरह थक गई थी। इधर राजगुरु रानी का इंतजार कर रहा था, पर रानी तो वापस नहीं आई। राजगुरु भी रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर रानी कहीं न मिली। फिर वह वापस तंबू में लौट आया
और उसने उसके बेटे की लाश कहीं दफना दी और जाकर अपने तंबू में सो गया। सुबह होते ही रानी अपने तंबू में आ गई और अपने बेटे की लाश वहां ना पाकर समझ गई कि राजगुरु ने भी उसके बेटे की लाश कहीं दफना दी है। तीसरा पहर आया तो फिर से तंबू लगवाया गया। अब रानी के पास राजा के विश्वसनीय मित्र का तंबू लगाया गया। तब रानी समझ गई कि आज की रात भी काली होने वाली है। ना जाने आज मैं अपनी लाश कैसे बचाऊंगी। रात में रानी अपने छोटे से बच्चे को सुलाने लगी, पर उसे चिंता भी यही थी कि आधी रात होते ही राजा के विश्वसनीय मित्र तंबू में आ जाएंगे। जिस बात का डर था वही हुआ। राजा का विश्वसनीय मित्र भी तंबू में आ गया। उसे देखकर रानी बोलने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे तंबू में चले आए। पर वह कहाँ सुनने वाला। वह लगातार रानी की ओर बढ़े जा रहा था। रानी ने अपने छोटे से बच्चे को आगे किया और बोला, तुम्हें मेरे छोटे बेटे की कसम, अगर मेरे पास आए तो। लेकिन वह नहीं माना। उसने भी उसके छोटे से बच्चे को मार दिया। रानी समझ गई कि इसके सर पर भी भूत सवार है, यह नहीं मानने वाला, और बोली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारे मित्र की पत्नी। मेरे गले में तुम्हारे मित्र के नाम का मंगलसूत्र है। जब तक मैं इसे उतार नहीं देती तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। बातों ही बातों में वह मौका पाकर वहां से भाग गई और जाकर एक दरिया के पास चली गई। रानी के 3 बच्चे मर चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजा मिलेंगे तो वह क्या कहेगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस दरिया में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर वह दरिया में कूद गई और बहते बहते कहीं दूर निकल गई। सुबह नदी के किनारे 5 धोबी भाई कपड़े धो रहे थे। उन्होंने रानी को बहते हुए देखा और उसे बाहर निकाल लिया। सभी रानी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। या रानी मेरी है, दूसरा बोलता या रानी मेरी है। उन लोगों को कोई सुझाव ना मिला तो वे लोग अपने पिता के पास चले गए। पिता ने जब इतनी सुंदर स्त्री देखी तो वह समझ गया कि यह कहीं की रानी होगी और मेरे 5 बेटों में से कोई भी रानी के लायक नहीं है। उसने अपनी बेटी को समझाया, देखो तुम लोगों की कोई बहन नहीं है तो तुम लोग इसे ही अपनी बहन मान लो और इसकी रक्षा करो। सारे भाइयों ने अपने पिता की बात मान ली और उसे अपनी बहन बना लिया। अब तो रानी अपने 5 भाइयों के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद उसे पता लगा कि वह अपने पिता के राज्य में आ गई है। रानी को पता था कि उसके पिता को कहानी सुनने का शौक है। तब रानी ने अपने भाइयों से कहा, भाई तुम लोग महाराज को यह बता दो कि मेरी बहन बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। फिर मैं वहां जाकर कहानी सुनाया करूंगी और तुम लोगों की आमदनी होगी। सारे भाइयों ने यह खबर राजा तक पहुंचा दी और राजा को भी कहानी सुनने की इच्छा हुई। रानी महल में आ गई और उसने अपने सामने एक पर्दा डलवाया और राजा को नई नई कहानी सुनाने लगी और राजा उसे खूब धन देते। अब तो रानी के 5 भाइयों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बैठे बैठे घर में आराम करते। इधर रानी का पति अपने विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु से मिला। अपनी पत्नी और बच्चे को उनके साथ ना पाकर चौंक गया और वह पूछने लगा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं। तीनों ने मिलकर पहले से ही योजना बना रखी थी और बोला, राजा साहब आपकी पत्नी एक डायन थी और उसने अपने 3 बच्चों को खा लिया और पता नहीं कहाँ चली गई। राजा को उन लोगों पर विश्वास नहीं हुआ, पर उन्हें सच बताने वाला कोई था भी नहीं। राजा ने सोचा जब वे अपनी पत्नी के राज्य आ चुके हैं तो वह उसके पिता से जरूर मिलेंगे और पूछेंगे कि उसने अपने पुत्री को क्यों मरवाया। यह सोचकर वह अपने ससुर से मिलने के लिए चला गया। रोज की तरह रानी अपने पिता को कहानी सुनाने आई थी। उसने देखा उसका पति भी वहीं था और उसके साथ उसका विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु भी वहां थे।
रानी ने सोचा, इससे अच्छा मौका मुझे कहीं नहीं मिलेगा अपनी सच्चाई बताने का। तभी रानी ने कहा, राजा साहब, आज मैं बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर किसी को कहीं भी जाना है तो वह हो आवे। कहानी के बीच अगर कोई उठता है तो मैं कभी भी कहानी नहीं सुनाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तब राजा ने कहा, नहीं, कहानी के बीच कोई नहीं उठेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उसने दरबार में बोल दिया, अगर किसी को कुछ काम है तो अभी हो आए, कहानी के बीच कोई नहीं उठेगा। सारे लोग रानी की कहानी सुनने के लिए बैठ गए। रानी ने कहानी शुरू की कि एक राजा था। वह लड़कियों से नफरत करता था। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उसने अपनी रानी से कह दिया कि अगर लड़की हुई तो दफना देना। इसी बीच राजा को कुछ काम आ गया और महल छोड़कर बाहर जाना पड़ा। रानी ने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसे अपनी दाई के घर भिजवा दिया। दाई ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। इस बार रानी ने दूसरी बार एक लड़की को जन्म दिया। ऐसे ही समय बीत गया और दोनों बड़े हो गए। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री को देख लिया और अपने पुत्र के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। जब राजा ने यह कहानी सुनी तो वह समझ गया, अरे यह तो मेरी बेटी की ही कहानी है। राजा अब बदल चुका था। वह जानता था कि उसने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, उस पर बहुत अत्याचार किए, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि वह मर चुकी है। तब राजा ने कहा, इस कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। कहानी आधी हुई तो रानी का पति भी चौंक गया, अरे यह तो मेरी पत्नी की कहानी है। अब तो उसका पति भी कहानी बहुत ध्यान से सुनने लगा और उसने कुछ धन उस लड़की की तरफ फेंक दिए और बोला, कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। अब तो रानी आगे की कहानी सुनने लगी कि उसका विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु ने उसके साथ कितना गलत किया और उसके तीनों बच्चों को भी मार दिया। राजा ने जब यह सुना तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत उन तीनों को वहीं पकड़वा दिया। कहानी सुनते ही राजा अपनी राजगद्दी से खड़ा हो गया और उसने अपनी बेटी का घूंघट हटा दिया और वह अपनी बेटी को देखकर चौंक गया और उससे माफ़ी मांगने लगा, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और अब मैं पश्चाताप के आंसू में जल रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ इतना गलत किया। इधर रानी का पति भी आ गया और उसे जिंदा देखकर गले लगा लिया। राजा ने अपने विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और रानी अपने पिता की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ अपने राज्य को लौट गई। बहुत समय पहले गांव में एक जाट रहता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। किसान खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन जाट सुबह सुबह अपने खेत में काम करने के लिए निकल गया। उसने अपनी जाटनी से कहा कि तुम दोपहर का खाना आज खेत में लेकर आ जाना। इधर जाट खेत पर काम करने चला गया और उधर जाटनी सुबह से दोपहर हो गई पर वह खाना लेकर खेत पे नहीं पहुंची। दोपहर हो गई और जाट को बहुत तेज भूख लगी थी और जाटनी घर में आराम कर रही थी। उसे तो याद भी ना था कि उसे खेत पर खाना लेकर जाना है। भूख इतनी जोर से लगी थी कि उसे बर्दाश्त ना हुआ और वह अपने बैलों को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। जिस रास्ते से वह जा रहा था उस रास्ते में एक मटर का पेड़ था। उसमें बहुत हरे भरे मटर लगे हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ मटर तोड़कर खा लूं। उसने कुछ मटर तोड़कर खा लिए। जैसे ही वह खाकर उठा, उसने देखा खेत में एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई ना दिखा। उसने उस बच्ची को खेत में छोड़ना ठीक ना समझा। उसने उस बच्ची को उठाया और अपने घर ले गया। अब घर जाकर उसने वह बच्ची अपनी पत्नी को दिया और बोला, यह हमारी ही पुत्री है और हमारे साथ ही रहेगी। यह मुझे मटर के खेत में मिली थी। शायद उसे
वहाँ कोई छोड़ गया होगा। अब हम लोग ही इसका पालन पोषण करेंगे। यह भगवान की कृपा थी कि जाट और जाटनी को पहले से ही कोई संतान नहीं थी। अब दोनों ही संतान के रूप में उसे पालने लगे। उसने अपनी पुत्री का नाम चंद्रकला रखा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और वह जवान हो गई। एक दिन चंद्रकला के माता पिता जंगल में जा रहे थे और उन दोनों को एक जंगली जानवर ने खा लिया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई और चंद्रकला फिर से अनाथ हो गई। वह बहुत दुखी हो गई कि वह अब किसके सहारे जिएगी। चंद्रकला के पड़ोसी बहुत अच्छे थे। उसने चंद्रकला का विवाह एक फौजी के साथ करा दिया और वह अपने ससुराल चली गई। एक दिन उसने अपने पति को कहा, मेरा पीहर में घर अकेला पड़ा है, वहीं रहा करेंगे। जब आपको छुट्टी मिले तो आप वहीं मेरे साथ रहने आ जाना। चंद्रकला का पति भी अकेला था तो उसने वही ठीक समझा। अब तो उसके पति को जब भी छुट्टी मिलती तब वह चंद्रकला के घर ही उसके साथ रहने चला आता और फिर अपने काम में चला जाता। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई थी। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे और चंद्रकला भी अपने बारे में बात करने लगी कि मैं तो घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पति फौज में है, इसीलिए वह साल में 1 या 2 बार ही आ पाते हैं। मैं घर में अकेले उदास हो जाती हूँ। अगर मेरा कोई भाई होता तो वह मेरे लिए तीज त्योहार में सामान लेकर आता। मैं अपने भाई को अपने पास ही रख लेती, कहीं जाने ना देती। यह सारी बातें कुएं के पीछे बैठा एक चोर सुन रहा था। यह सुनकर उसके मन में एक युक्ति आई और जब वह चंद्रकला अपने घर जाने लगी तब वह चोर दबे पांव उसके पीछे जाने लगा और जब चंद्रकला अपने घर पहुंची तो उस चोर को पता चल गया कि यही इसका घर है। दूसरे दिन वह चोर कुछ सामान लेकर चंद्रकला के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तब चंद्रकला बाहर आई और उस चोर ने बोला, मुझे चंद्रकला से मिलना है, मैं उसका भाई हूँ। यह सुनकर तो चंद्रकला बहुत खुश हुई। वह तो पहले से ही चाहती थी कि उसका कोई भाई हो। चंद्रकला ने उसे अंदर बुलाया और उस चोर ने एक झूठी कहानी सुना दी कि जब मैं 4 साल का था और तू 2 महीने की थी, पिताजी ने तुझे खेत पर सुलाया था और पता नहीं तुझे कौन उठाकर ले गया। हमने तुझे बहुत ढूंढा पर तू कहीं ना मिली। जब मुझे पता चला कि तू इस गांव में रहती है और तेरा विवाह हो गया है तो माँ ने मुझे सामान देकर तेरे घर भेजा है और बोला है कि तुझे अपने घर ले आऊँ। हाँ भैया, मैं भी अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। वह चोर भी तो यही चाहता था। अब तो उसका काम बनने वाला था। उसने अपने बहन का सारा सामान बांधा और उसे अपने गांव में ले जाने लगा। चलते चलते चंद्रकला को प्यास लगने लगी। वह बोली, भैया मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, क्या कहीं पानी मिलेगा? चोर कहने लगा, बहन थोड़ी ही दूर में घर है, वहाँ चलकर पी लेना। वह लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते बहुत समय बीत गया। वह बार बार बोलने लगी, भैया मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, पर वह चोर कुछ ना कुछ बहाना बनाता रहता। जब वह अपने गांव में पहुंचा तो चंद्रकला ने फिर से बोला, भैया मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिला दो। तब चोर ने चिल्लाते हुए बोला, कौन भैया? किसका भैया? मैं तो चोर हूँ और तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। मैं तो तुझे अपनी पत्नी बनाऊँगा। चंद्रकला सब समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर वह चोर उसे अपने घर ले गया। वहीं उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी। तब चोर ने बोला, माँ देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, मैं इसके साथ शादी करूँगा और यह तेरी बहुत सेवा करेगी। चंद्रकला ने कुछ ना बोला, बस वह अपनी सहमी नज़रों से उन लोगों को देखती रह गई। उसका 5 भाई भी था, उनमें से एक काना था।
सारे के सारे भाई उस समय घर में आ गए। जब उन लोगों की नज़र चंद्रकला पर पड़ी तो सब उस पर मोहित हो गए और बोलने लगे कि मैं इसके साथ विवाह करूंगा, मैं इसके साथ विवाह करूंगा। तभी वह चोर बोलने लगा, नहीं, मैं इसे लेकर आया हूँ तो मैं इसके साथ विवाह करूंगा। तभी भाइयों में जो बड़ा भाई था उसने बोला, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा विवाह होगा तो मैं इसके साथ विवाह करूंगा। सारे के सारे भाई आपस में लड़ने लगे। उनको लड़ते देख उनकी माँ बोलने लगी, तुम लोग ऐसे झगड़ा मत करो, तुम सभी को चोरी करनी पड़ेगी और जो चोरी करके सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा मैं उसी के साथ इस लड़की का विवाह करवा दूंगी। सातों को यह बात बहुत पसंद आई और सातों चोरी करने निकल गए। चंद्रकला सोचने लगी कि मैं इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। तभी उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ी जो अपना सर खुजला रही थी। उसके मन में एक युक्ति आई और उसने बोला, माँ जी लाओ, मैं आपके सर में कंघी कर देती हूँ। यह सुनकर तो उसकी माँ बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, शायद यह लड़की यहाँ खुश है, मैं इसके साथ अपने बेटे का विवाह करा दूंगी। फिर चंद्रकला उसकी कंघी करने लगी और बोली, लगता है माँ जी आप कई दिनों से नहाई नहीं हैं, तो मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। फिर वह पानी गर्म करने लगी और बोली, माँ जी आपके कपड़े कहाँ हैं, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। उसकी माँ ने भी बोल दिया, जा संदूक में कपड़े पड़े हैं। उसने जब संदूक खोला उसमें बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। वह चुपचाप से कपड़ा निकालकर आ गई। उसने धीरे धीरे उसकी माँ पर पानी डाला। जब चोर की माँ को बड़ा अच्छा लगने लगा तो उसने उबलता हुआ पानी उसके माँ के शरीर पे डाल दिया और वह पूरी तरह जल गई और तड़प तड़प कर वहीं मर गई। चंद्रकला ने उसे नए कपड़े पहनाए और बिस्तर पर सुला दिया और उसके सर पर एक कपड़ा ढक दिया। ऐसा लग रहा था कि वह सो रही है। चोर के घर में एक बिल्ली भी रहती थी। चंद्रकला ने उसे पकड़ा और आटे के चक्की से बांध दिया। जब बिल्ली इधर उधर डोलती तब वह चक्की चलने लगती। अब तो चंद्रकला ने सारा धन एक पोटली में भर लिया और उन्हीं के बैलगाड़ी में अपने गांव की ओर चल दी। जब 6 चोर धन लूटकर घर आए तो उन लोगों ने देखा कि उनकी माँ सो रही है और उन लोगों ने सोचा माँ को उठाना ठीक ना होगा। अंदर से चक्की की आवाज़ भी आ रही थी। उन लोगों ने सोचा चंद्रकला भी अब हम लोगों के साथ रहने को तैयार हो गई है, इसीलिए वह आटा पीस रही है। थोड़ी देर उन लोगों ने इंतज़ार किया पर चक्की की आवाज़ बंद ना हुई और माँ भी अभी तक नहीं उठी। उन लोगों ने अपनी माँ को जगाते हुए कहा कि माँ, यह क्या पीस रही है जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। पर माँ कैसे बोलती, वह तो मर चुकी थी। उसने अपनी माँ के चेहरे से कपड़ा हटाया और देखा माँ तो मरी पड़ी है। वे लोग घबरा गए और जब अंदर जाके देखा तो चक्की से बिल्ली बंधी हुई थी और वह वही चक्की चला रही थी। फिर चोर ने संदूक में देखा और समझ गए कि चंद्रकला सारा धन लेकर भाग गई। उन लोगों ने ठान लिया कि चंद्रकला को सबक सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सारे भाई उसको सबक सिखाने के लिए चल पड़े। चंद्रकला बहुत चालाक थी। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह अपनी माँ का बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे, इसीलिए उसने अपने घर के दरवाजे को दूसरी तरफ लगवा दिया और जिधर दरवाज़ा था उधर उसने बंद करा दिया और दीवार खड़ा कर दी। जब चोर उसके गांव में पहुंचे तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि चंद्रकला का घर यहाँ है या नहीं। उसके पांचों भाई कहने लगे, अरे क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं जाते। तो वह चोर कहने लगा, जब मैंने उसके घर का पीछा किया था तो दरवाज़ा कहीं और था पर अब कहीं और है। सारे चोर ने उसे दीवार पर छेद करना शुरू कर दिया और अंदर चंद्रकला को पता था कि सारे चोर आ गए हैं।
उसने एक तेज तलवार अपने हाथ में ले ली और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। इधर चोरों ने दीवार इतना खोद दिया था कि उसके अंदर आराम से जा सकते थे। पहले चोर ने अपना सर अंदर किया तो चंद्रकला ने तुरंत तलवार से उसकी नाक काट दी। चोर तिलमिला उठा, बाहर निकल गया और जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सारे भाई उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए और उसे तुरंत वैद्य के पास ले गए। पहले उसने उसकी मरहम पट्टी की, फिर वे लोग फिर से चंद्रकला से बदला लेने के लिए निकल पड़े। उस समय चंद्रकला सो रही थी, इसीलिए छह चोर घर के अंदर आ गए। जिस खाट पर चंद्रकला सो रही थी, वह उस खाट को उठाकर वह अपने गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते वे लोग एक जंगल की ओर पहुंचे। तभी चंद्रकला की आंखें खुल गई। उसने सोचा कि यह चोर खाट सहित उसे उठाकर ले जा रहे हैं, तो उसने एक पेड़ की डाल पकड़ ली और ऊपर चढ़ गई। यह सब वह काना चोर देख रहा था। उसने अपने भाइयों से कहा, भाई देख लो, वह चंद्रकला पेड़ पर चढ़ गई है। पर सारे भाइयों ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, तुझे क्या हम लोगों से ज़्यादा दिखता है? वह कब से इस खाट पर सो रही है और बोलता है पेड़ पर चढ़ गई। तो चुपचाप हम लोगों के साथ चलते रहे। पर काना चोर बार बार यह बोलता रहा। फिर सारे भाई सोचने लगे, चलो एक बार देख लेते हैं कि खाट पर कोई है कि नहीं। उसने उस खाट को नीचे रखा। तब उस खाट पर कोई नहीं था। तब उन लोगों ने काना चोर से पूछा, अरे वह किस पेड़ पर चढ़ी थी? कहाँ है वह पेड़? तब वह इशारा करके बोलने लगा, देखो यह बरगद का पेड़ है, इसी पर वह चढ़ी हुई है। पर वह उन लोगों को दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस समय बहुत अंधेरा था और पेड़ भी बहुत घना था। काने चोर ने उसे चढ़ते हुए देखा था, इसीलिए वह उसे ही दिख रही थी। तब सारे भाई ने कहा, अरे वह तुझे दिख रही है तो तू जाके चढ़ और उसे उतार के ला। वह जैसे ही पेड़ पर चढ़ा और चंद्रकला को पकड़ने लगा, चंद्रकला ने उसे एक लात मार के पेड़ से नीचे गिरा दिया और उसके हाथ पैर टूट गए और उसकी जीभ भी दांत तले दबकर कट गई। अब वह काना चोर कुछ ना बोल सका, बस वह चिल्लाता रह गया, आह आह आह। सारे भाई उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए और उसकी मरहम पट्टी कराई। उसे ठीक होने में कई दिन लग गए। अब तो सारे चोर को चंद्रकला पर और गुस्सा आने लगा। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने भाई का भी बदला उससे ज़रूर लेंगे। वह फिर से चंद्रकला के घर पहुंचा और चंद्रकला फिर से सोई हुई थी। उन लोगों ने सोचा, पहले हम इसका सारा धन लूट लेते हैं। वे लोग जैसे ही सारा धन पोटली में भरने लगे, चंद्रकला की नींद खुल गई। वह चुपके से एक कुल्हाड़ी उठाकर घर के बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर निकलेंगे, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जब चोर एक एक करके बाहर निकलने लगे, तो चंद्रकला ने एक एक करके सबको मार डाला और सबको सफ़ेद पोटली में डालकर घर में इकट्ठा कर दिया। दूसरे ही दिन उसके गांव में एक फ़कीर आया और वह फ़कीर चंद्रकला के घर आया। तब चंद्रकला ने पूछा, फ़कीर तुझे रोज़ कितनी आमदनी हो जाती है? तब उसने बोला, मेरे पेट भरने तक गुजारा हो जाता है और मुझे क्या चाहिए? तब चंद्रकला ने बोला, बाबा अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुझे एक दिन का 400 रुपया दूंगी। बाबा के मन में लालच आ गया और बोला, बेटी क्या बात है, जरा बता दे मुझे। चंद्रकला ने बोला, बाबा मुझे एक जादूगर बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे इस पोटली में बंद कर दिया है। आप इसे कहीं दूर गहरी नदी में फेंक आओ, जिससे वह कभी वापस ना आ सके। वह फकीर झट से तैयार हो गया और बोला, बेटी मैं फेंक तो दूंगा, पर 400 रुपये ज़रूर लूँगा। तब चंद्रकला ने बोला, बाबा आप फिक्र मत करिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। फिर वह फकीर उस पोटली को एक गहरी नदी में फेंक कर आ गया।
जैसे ही वह चंद्रकला के घर पहुंचा, उसने देखा वैसी ही पोटली चंद्रकला के पास पड़ी हुई है। वह चंद्रकला से कुछ बोलता, वह पहले ही बोल उठी, बाबा, यह तुमने कैसे पोटली फेंकी है और यह फिर से यहाँ आ गई? मैंने बोला था इसे किसी गहरे पानी में फेंक कर आना। अब तो फकीर ने सोचा, अब मैं इसे बहुत गहरे पानी में फेंक कर आऊँगा। उसने फिर से वह पोटली उठाई और गहरे पानी में फेंक कर आ गया। जब वह वापस आया तो फिर से एक पोटली चंद्रकला के पास पड़ी हुई थी। उस फकीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने गहरे पानी में फेंक कर आता हूँ, फिर भी यह पोटली वापस कैसे आ जाती है। तब चंद्रकला बोलती है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसे बहुत विद्याएं आती है, इसीलिए इसे तुम और भी गहरे पानी में फेंक कर आना। अब तो वह फकीर बार बार पोटली पानी में फेंक कर आता और वापस उसे फिर से चंद्रकला के पास पोटली पड़ी हुई मिलती। ऐसा उसने 5 बार कर दिया, पर पांचों बार पोटली चंद्रकला के पास पड़ी हुई मिलती। इस बार फकीर को बहुत गुस्सा आया और बोला, इस बार तो यह पोटली मैं वापस नहीं आने दूंगा, तो चिंता मत कर बेटी। उसने फिर से वह पोटली उठाई और उसे गहरे पानी में फेंक दिया, और जब वह वापस आ रहा था, उसी समय एक पुजारी स्नान करके उसके आगे राम राम करते हुए आ रहा था। उस फकीर ने सोचा, यह वही जादूगर है, फिर से नदी से निकलकर चंद्रकला के घर जा रहा है। उसने उस पुजारी को पकड़ा और गहरे पानी में डाल दिया और चंद्रकला के घर आकर बोला, बेटी, अब वह जादूगर नहीं आ सकता। वह जादूगर फिर से पानी से निकलकर मेरे आगे राम राम कहता हुआ आ रहा था। मैंने उसे पकड़ा और गहरे पानी में फेंक दिया। चंद्रकला को अपनी चतुराई पर बहुत घमंड हुआ। उसने उस फकीर को 400 रुपये दे दिए और फिर से अपना जीवन शान के साथ जीने लगी। और जब उसका पति छुट्टी से घर आया तो उसने सारी बात बताई और उसका पति भी बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।